नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, कुछ होंगे। मैं हूँ हज़िका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है PLI स्कीम टू मेक इंडिया $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2030 इंडियन इकोनॉमी। जब से भारत सरकार ने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को लॉन्च किया है, तब से भारत सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया जा सके। उसके लिए भारत सरकार कभी कॉरपोरेट टैक्स को कम कर रही है, लैंड एक्विजिशन प्रोसेस को इजी कर रही है, तो कभी बहुत सी स्कीम लॉन्च कर रही है। पिछले 2 सालों से आप लोगों ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम PLI स्कीम के बारे में खूब सुना होगा। भारत सरकार एक के बाद एक सेक्टर में PLI स्कीम लॉन्च कर रही है, जिससे भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया जा सके। PLI स्कीम से भारत सरकार को बहुत उम्मीद है। भारत सरकार ने कहा है कि PLI स्कीम से भारत में बहुत सारी नौकरियां पैदा होंगी, भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और एक्सपोर्ट बढ़ेगा। साथ में अगले 5 सालों में भारत का मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन $520 बिलियन बढ़ेगा। PLI स्कीम को 5 साल के लिए लाया गया है और इस स्कीम ने भारत के कुछ सेक्टर्स में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना शुरू भी कर दिया है और कुछ सेक्टर में जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम, फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट भी आना शुरू हो गई है। PLI स्कीम को देखने और जांचने के बाद वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि PLI स्कीम भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को बढ़ाने में मदद करेगी और चाइना को इकोनॉमिकली बीट करने में एक अहम भूमिका निभाएगी। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक ने और क्या क्या कहा है, आइए जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे PLI स्कीम के बारे में, उसके फ़ायदे के बारे में और साथ में जानेंगे कि PLI स्कीम से कैसे भारत की अर्थव्यवस्था, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एक्सपोर्ट को आने वाले सालों में बढ़ाएगी। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। सबसे पहले जानते हैं कि PLI स्कीम क्या है। भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब और भारत की इकॉनमी को एक्सपोर्ट ड्रिवन इकॉनमी बनाने के लिए मोदी सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की शुरुआत की है। इस स्कीम का बजट लगभग 2 लाख करोड़ रुपए है। भारत सरकार का मकसद PLI स्कीम के जरिए दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज को भारत में इन्वेस्ट और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलने के लिए आकर्षित करना है। भारत सरकार ने इस स्कीम को बनाने के लिए एक एम्पावर्ड कमेटी बनाई थी। इस कमेटी में नीति आयोग के CEO, इकोनॉमिक अफेयर्स, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, DPIIT एंड DGFT को शामिल किया गया था और फिर एक पैनल बनाया गया था। इस पैनल में इन सब ने बातचीत करके PLI स्कीम बनाई और फिर उसे भारत सरकार को दिखाई। आइए अब जानते हैं कि इस स्कीम में क्या है और ये कैसे भारत को आने वाले सालों में मैन्युफैक्चरिंग हब बना देगी। PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम 1 अप्रैल 2020 में लॉन्च की गई थी। इस स्कीम में भारत सरकार का कहना था कि अगर कोई भी कंपनी भारत में मैन्युफैक्चर करती है तो उन कंपनीज को भारत सरकार की तरफ से इंसेंटिव मिलेगा। इंसेंटिव कमाने के लिए हर सेक्टर में अलग अलग नियम कानून बनाए गए हैं। उसमें से एक कॉमन रूल सभी सेक्टर्स के लिए ये है कि कंपनीज को मैन्युफैक्चरिंग भारत में करना पड़ेगा। मतलब आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो, वो प्रोडक्ट आपको भारत में ही बनाना पड़ेगा। डिफरेंट कंट्री से पार्ट्स मंगवा के भारत में असेंबल करने वाली कंपनीज को इंसेंटिव नहीं दिया जाएगा। 2020 में भारत सरकार ने जब PLI स्कीम लॉन्च की थी, तब उस समय सिर्फ 3 सेक्टर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइस सेक्टर को ऐड किया गया था। जैसे ही इन तीनों सेक्टर में PLI स्कीम लॉन्च हुई, बहुत सी ग्लोबल और डोमेस्टिक कंपनीज ने भारत के इन तीनों सेक्टर में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। बहुत सी कंपनीज ने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तक खोले, कुछ खोल रहे हैं। जब साल भर में तीनों सेक्टर से अच्छा रिस्पांस देखने को मिला, तब भारत सरकार ने 1 साल बाद 2021 में PLI स्कीम को 10 न्यू सेक्टर में इम्प्लीमेंट कर दिया। अब PLI स्कीम 13 सेक्टर में इम्प्लीमेंट की गई है। इन 13 सेक्टर्स में भारत सरकार 5 साल में 1.97 लाख करोड़ रुपीस का इंसेंटिव कंपनीज को देगी। अब ये 13 सेक्टर्स कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहला है ऑटोमोबाइल सेक्टर, दूसरा है ऑटो कंपोनेंट सेक्टर, एविएशन सेक्टर, केमिकल सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, मेडिकल डिवाइस सेक्टर, मेटल एंड माइनिंग सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, वाइट गुड सेक्टर जैसे कि AC/LED। जो कंपनीज PLI स्कीम के लिए अप्लाई करेंगी, उनके प्रपोजल को एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी चेक करेगी, जैसे कि कंपनीज के डॉक्यूमेंट, रूल्स एंड रेगुलेशन और भी बहुत सी चीज़ें चेक की जाएंगी। उसके बाद फाइनल अप्रूवल कैबिनेट से मिलेगा।
इस स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन मतलब कि चेक करना कि कितना प्रोडक्ट बना है और उस पर कितना इंसेंटिव दिया जाएगा, ये सब काम हर सेक्टर की मिनिस्ट्री या फिर डिपार्टमेंट करेंगे। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करेगी, ऑटोमोबाइल्स का डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री करेंगी, फार्मा का डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल करेगी, टेलीकॉम का डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम करेगी। अगर इन सभी सेक्टर से भारत को फ़ायदा होगा तो हो सकता है कि फ्यूचर में भारत सरकार और भी बहुत से सेक्टर्स में PLI स्कीम इम्प्लीमेंट कर दे। एक बात और, ऐसा नहीं है कि इंसेंटिव से फॉरेन कंपनीज को दिया जाएगा। इंडियन कंपनीज भी अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करती हैं और भारत में ही प्रोडक्ट बनाती हैं तो उसे भी भारत सरकार की तरफ से इंसेंटिव दिया जाएगा। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि कहाँ से आएगा इतना पैसा और क्या इंसेंटिव देने से सरकार को लॉस होगा? तो देखो, सरकार को इससे कोई लॉस नहीं होगा। अगर लॉस होता तो भारत सरकार ये स्कीम ही लॉन्च नहीं करती। और रही बात कि इतना पैसा कहाँ से आएगा, तो देखो, भारत सरकार 2 लाख करोड़ रुपए एक साल में नहीं देगी, 5 साल में देगी और इस स्कीम से भारत सरकार को ही फायदा होगा। कंपनीज इंसेंटिव कमाने के लिए ज़्यादा प्रोडक्ट भारत में ही बनाएंगी और फिर उसे एक्सपोर्ट भी करेंगी। उन प्रोडक्ट पे जो GST लगेगा वो सरकार को मिलेगा। उसके अलावा कंपनी से कॉर्पोरेट टैक्स मिलेगा। जितनी कंपनीज आएंगी, जितना ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलने लगेंगी, उतना भारत सरकार को कॉर्पोरेट टैक्स मिलेगा। तो इसमें घूम फिर के देश को और सरकार को ही फायदा है। इसीलिए आपने ये देखा होगा कि इस स्कीम को लेके अपोजिशन को भी कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो कभी भी वापस से गलती से भी पावर में आए तो उनके पास भी ज़्यादा रेवेन्यू आएगा। इसके अलावा इस स्कीम से देश को खूब फायदा होगा और ऐसा एक फ़ायदा मैं आप लोगों को भी देने वाला हूँ। आप सब लोग अमेज़ॉन, मिंत्रा, आजियो, बिग बाज़ार जैसी वेबसाइट से खूब शॉपिंग करते होंगे और अभी तो रिपब्लिक डे पर ऑनलाइन शॉपिंग करने का बेस्ट टाइम है। अमेज़ॉन पे रिपब्लिक डे सेल चल रही है, तो अब आप अपनी हर ऑनलाइन शॉपिंग पे पैसे बचाने के साथ साथ खूब सारे कैशबैक भी कमा सकते हैं। रतन टाटा द्वारा फंडेड कैश करो ऐप से आप अपनी हर ऑनलाइन शॉपिंग पे खूब सारे कैशबैक जीत सकते हैं। कैश करो से आप 1500 से ज़्यादा वेबसाइट पे ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आप कैशबैक को डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं या उसे अमेज़ॉन वाउचर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से कैश करो ऐप को डाउनलोड करिए या फिर आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से भी कैश करो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। कैश करो ऐप डाउनलोड करने के बाद आप मेरे दिए हुए कोड CPS25 डालिए, आपको तुरंत 25 रुपये मिलेगा। अब यहाँ पे अमेज़ॉन को सर्च करो और फिर ऑरेंज बटन पे क्लिक करो। अब जैसे ही आप यूजुअल शॉपिंग करते हैं वैसे करिए, प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करिए, पेमेंट करिए और कैशबैक जीतिए। इसके अलावा कैश करो इस समय ऑनलाइन शॉपिंग पे गिव अवे भी दे रहा है। कैश करो से शॉपिंग करने पर 10 लकी विनर्स को 200 रुपये का अमेज़ॉन गिफ्ट वाउचर मिलेगा। तो इंतजार किस बात का है? अभी डिस्क्रिप्शन में मेरी दी हुई लिंक से कैश करो ऐप को डाउनलोड करो और हर ऑनलाइन शॉपिंग पर पैसे बचाओ। इस स्कीम से भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बूस्ट होगा। इंसेंटिव कमाने के लिए भारत की डोमेस्टिक कंपनीज और इंटरनेशनल कंपनीज ज़्यादा से ज़्यादा आइटम भारत में बनाएंगी। इससे भारत आत्मनिर्भर बनने की ओर तेजी से बढ़ेगा। इस स्कीम से भारत का इंपोर्ट बिल कम होगा क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सामान भारत में ही बनेंगे। भारत को दूसरे देशों से प्रोडक्ट इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। साथ में इस स्कीम से भारत का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगी। जैसे कि एक एग्जांपल दूं तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में इस स्कीम के तहत अब तक जितनी कंपनीज ने अप्लाई किया है उससे ये अनुमान लगाया गया है कि इससे 3 लाख डायरेक्ट और करीब 9 लाख इनडायरेक्ट जॉब जनरेट होंगी। तो बाकी के 12 सेक्टर्स में भी आपको बहुत सारी जॉब्स जनरेट होते हुए दिखेंगी। इस स्कीम के चलते भारत में बहुत सी इन्वेस्टमेंट आएगी। इस स्कीम से इंडियन कंपनीज को बढ़ावा मिलेगा। भारत सरकार ने खास तौर पर इस स्कीम में इंडियन कंपनीज का ख्याल रखा है। इंडियन कंपनीज के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ईजी किए गए हैं जिससे इंडियन कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिव कमा सके। जैसे कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में जो फॉरेन कंपनी 15,000 से ऊपर का स्मार्टफोन बनाएगी और उसे एक्सपोर्ट करेगी उसे इंसेंटिव मिलेगा, पर इंडियन कंपनीज के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है। अच्छा, एक बात आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि इस स्कीम से तो चाइनीज़ कंपनी भी भारत में आ जाएंगी। तो देखो, ऐसा नहीं है। वो इसलिए क्योंकि भारत सरकार ने इसमें सिक्योरिटी को लेकर भी एक रूल बनाया है जिससे चाइनीज कंपनीज को भारत में इस स्कीम के तहत बिजनेस करने का अप्रूवल नहीं मिलेगा। भारत सरकार द्वारा लाई गई PLI स्कीम को लेकर वर्ल्ड बैंक ने भी तारीफ की है। वर्ल्ड बैंक का मानना है कि PLI स्कीम से भारत की अर्थव्यवस्था में काफ़ी सुधार आएगा। वर्ल्ड बैंक ने बताया है कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में भारत की ग्रोथ रेट 8.7% होगी। डेवलपिंग इकोनॉमीज में भारत की ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा होगी। जहां भारत की ग्रोथ रेट 8.7% होगी, वहीं चाइना की 5.1%, इंडोनेशिया की 5.2% और बांग्लादेश की 6.4% होगी। वर्ल्ड बैंक के अनुसार इस फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में भारत की ग्रोथ रेट 8.3% होगी। नेक्स्ट ईयर भारत की ग्रोथ रेट ज़्यादा होगी और इसमें PLI स्कीम का भी बहुत योगदान होगा।
वर्ल्ड बैंक के अलावा फ्रांस बेस्ड बीएनपी परिभाष एसेट मैनेजमेंट बैंक ने बताया है कि 2027 तक पीएलआई स्कीम भारत की जीडीपी में 1.7% कंट्रीब्यूट करेगी और 2023 से 2027 तक ग्रोथ रेट में 0.3% कंट्रीब्यूट करेगी और इससे 2.8 मिलियन 28 लाख जॉब्स जनरेट होंगी। पीएलआई स्कीम के चलते बहुत सी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चाइना से शिफ्ट होकर भारत आएंगी। कुछ कंपनीज तो आ रही हैं और कुछ कंपनीज आ भी चुकी हैं। कोविड के समय जो सप्लाई चेन में प्रॉब्लम हुई है और साथ में चाइना और अमेरिका के बीच जो ट्रेड वॉर चल रही है, आने वाले समय में पीएलआई स्कीम के चलते भारत को इससे बहुत फायदा होने वाला है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूँगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी जनाब। अच्छा, इस पे हमने कोई पहले वीडियो देखी है? मुझे ऐसा लग रहा है पीएलआई स्कीम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पे तो देखिए हमने कि भारत मुझे सरकार ने ऐसा बहुत लग रहा है। इंसेंटिव दिया है, बहुत हाँ। इंसेंटिव दिया है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा पता है कहाँ से लगा, वो जो फॉक्सकॉन वगैरह कंपनीज आई हैं, तो इससे रिलेटेड, फॉक्सकॉन से रिलेटेड तो हमने पहले भी सुना था है ना? कि भारत सरकार बहुत हैंडसम इंसेंटिव्स दे रही है, जिसकी वजह से बाहर की जो इंटरनेशनल लेवल की जो कंपनीज हैं वो अट्रैक्ट होकर इंडिया आ लेकिन रही आप हैं। मैं कहता हूँ हम मानेंगे कि क्या आइडिया है, क्या लॉजिक है। आपने वीडियो के दरमियान में भी कहा कितना दूर की सोची उन्होंने, कितने दूर की सोची, फोर्स ही नहीं कितने ज़्यादा। और मैं पता है एक बात क्या सोच रही हूँ, मैं ये सोच रही हूँ सिर्फ इंटरनेशनल के लिए नहीं रखा उन्होंने, डोमेस्टिकली भी अगर कोई कंपनीज चाहती हैं, जैसे कि मोबाइल्स का मैंने अक्सर देखा है कि असेंबलिंग होती है मोबाइल, बिल्कुल सारे पार्ट्स जो भी होते हैं मोबाइल्स के वो बाहर से ही मंगवाए जाते हैं, इम्पोर्ट होते हैं। अच्छा, एक जगह हमने एक वीडियो में, मुझे आज भी याद आ रहा है कि उन्होंने बोला कि हम जो इम्पोर्ट करते हैं तो उसमें ज़्यादातर हम रॉ मटेरियल हो गया इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, ज़्यादातर चाइना से, या फिर ऐसी चीज़ें जो यहाँ पे बनती नहीं है, जिनका प्रोड्यूस्ड होना या प्रोड्यूस होती नहीं है, जिनके सेक्टर्स ही नहीं है यहाँ पे प्रोड्यूस होने के लिए, तो हम फिर बाहर से उनको मंगवा लेते हैं उनके पार्ट्स और फिर यहाँ पे सैम्पलिंग करते हैं। उससे इतना फ़ायदा नहीं होना। हाँ, तो फिर जैसे मैं जिसके ऊपर हमने ये एग्जाम्पल भी दी थी, या तो उन्होंने कहा है कि पूरी बनी बनाई डिश ले लो, या फिर वो डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट मसाले दे देते हैं कि आप खुद अपने घर में बना लो। तो मैं ये सोच रही हूँ कि अब किस हद तक फ़ायदा होने वाला है कि अब हमें उनसे मांगने की जरूरत नहीं है, रॉ मटेरियल भी नहीं मांगना पड़ेगा, रॉ मटेरियल मांगने के लिए पूरे सेटअप लग रहे हैं, ना पार्ट्स मांगने की जरूरत है, जो भी है पूरा खुद। जैसे एक बाइक है ना, तो बाइक का सारा सामान खुद बनेगा और खुद तैयार होगी। 2 लाख करोड़ का इंसेंटिव। तो इसका मतलब ये है कि कंपनीज का क्यों ध्यान नहीं आएगा कि हम इंडिया में अपने सेटअप लगाएं। अच्छा, मैं ये सोच रही हूँ कि मोदी जी पहली बात तो इतनी बड़ी चीज़ लेकर आए, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, मेरे हिसाब से बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है पीएलआई, उसके थ्रू इतनी जॉब्स निकलेंगी, एम्प्लॉयमेंट होगी। तकरीबन 12 लाख के करीब उन्होंने एक रफली बताया कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स 12 लाख निकलने वाली हैं इस प्रोग्राम के, मोदी जी की गवर्नमेंट में आएगी। और दूसरी बात ये है कि इसको बूस्ट करने के लिए मजीद वो क्या कर रहे हैं कि टैक्सेस कम कर रहे हैं, इंसेंटिव दे रहे हैं, चाहे वो इंटरनेशनल हो चाहे वो डोमेस्टिक कंपनीज हो। और तीसरा ये कि लैंड एक्विजिशन जो होता है ना, जिसका बहुत एक बड़ा मरहला होता है, सबसे ज़्यादा टिपिकल जो काम होता है, उसको ईजी बना रहे हैं, बिल्कुल हद से ज़्यादा ईजी कर रहे हैं, ताकि लोग अपने स्टार्ट करें, अपने सेटअप्स लगाएं, अपने प्लांट्स लगाएं और स्टार्ट करें चीज़ों को। अच्छा, ये जो कर रही है गवर्नमेंट, इसका फौरी रिजल्ट नहीं है, नहीं, लेकिन ये है कि फिर भी वो कर रही है कि फ़िलहाल कंपनीज़ को फ़ायदा होगा, फिर उसके बाद जब प्रोडक्ट तैयार होगी और मज़ीद कंपनीज आएंगी, मज़ीद प्रोडक्ट बनेगी, तो वो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होगी। जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा, ठीक है ना, इकोनॉमी ज़्यादा मजबूत। अच्छा, सबसे पहले तो जिस देश में, जिस इलाके में, जिस स्टेट पे वो कंपनी लगाएंगे, तो जाहिर सी बात है आसपास वाले लोगों को रोज़गार मिलेगा। अच्छा, शुरू में तो ये मतलब है कि सहूलत दे दी कंपनीज़ को, उसके बाद जब वो यहाँ की आदी हो गई, जब यहाँ पर उनका सेटअप लग गया, तो आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ कम होती रहेगी, ऑटोमेटिकली कंपनी सेट हो जाएंगी, वो एक अपनी प्रोडक्शन सर्कल चल पड़ा। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो अपने एक्सपेंस खुद बियर करना शुरू कर देंगे, और गवर्नमेंट को भी फिर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो उन्होंने शुरू में सहूलत दी, ठीक है ना, जम जाएंगे तो उसके बाद तो देने की ज़रूरत है ही नहीं। तो कंपनी को ये फ़ायदा है कि देखिए, सबसे पहले जब कारोबार स्टार्ट होता है, कोई भी सेटअप लगता है, सबसे पहला जो सरमाया होता है उसके अंदर इंसान को अगर सपोर्ट मिलता है तो इंसान मजबूत हो जाता है। हम कहते हैं इकाई पे, इकाई अगर हो जाए
तो फिर बंदा आगे कदम बढ़ाता जाता है, रवा दवा चलता चला जाता है। बिल्कुल, तो इंडिया ये चीज़ दे रहा है उनको। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि सबसे बड़ी चीज़, एक तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, दूसरा ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इम्पोर्ट कम हो जाएगा, यानी कि चाइना पे डिपेंडेंट कम हो जाएंगे ये लोग, ज़्यादा से ज़्यादा खुद ही बनाएंगे चीज़ों को। तो इससे ये पता चल रहा है कि भारत मज़ीद, अभी तो है, मज़ीद आत्मनिर्भर हो। कह तो रहे ना कि वो जीडीपी में कितना अहम किरदार अदा करेगी चीज़। अच्छा, जिस चीज़ की आईएमएफ तारीफ़ करे तो उसमें कोई ना कोई लॉजिक है। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक तारीफ़ करे तो इसका मतलब है, और फ्रांस का जो है वो बैंक, उन्होंने भी मतलब है कि इस चीज़ को सराहा है। और इसका मतलब है कि अच्छा, ये जो मईशत दान है, इसे हम कहते हैं ना इकोनॉमिक्स स्पेशलिस्ट जो हैं या जिन चीज़ों को समझते हैं, तो वो इन चीज़ों को समझते हैं, उन्होंने इस तरीके से प्लान बनाए। तो हमारे यहाँ तो मैं कहता हूँ कि उल्टा मज़ीद, आपने अगर कोई चीज़ का सोचा भी है ना कि मैं यहाँ पे बिज़नेस करूँगा, तो गवर्नमेंट सोचती है कि तू बिज़नेस करेगा तो पहले हमारा तो ख्याल कर। मतलब उलट, तकरीबन उलट। आपने काफ़ी पहले एक मिसाल दी थी कि पापा ने काम स्टार्ट किया था, तो अभी स्टार्ट ही किया था, तो क्या हुआ था? असल में पावर मशीन्स का काम करा था उन्होंने। मुझे याद है कि मतलब वो हमारे बचपन का दौर था, तो पापा कहीं काम करते थे, रॉयल्स कंपनी में काम करते थे। आज इत्तेफाक हुआ है तो आप लोगों को बताती थी, मेरे पापा बेसिकली इलेक्ट्रिशियन थे, तो उनने रॉयल्स कंपनी में एज अ जॉब काम किया है काफ़ी अर्से, 10 साल, 8-10 साल तो करा होगा। तो हुआ ये कि पापा ने ये सोचा कि उनने कंपनी छोड़ दी। उन्होंने बोला मैं कब तक ऐसे जॉब करता रहूँगा, तो मुझे अभी बच्चे छोटे हैं तो मुझे कुछ अपना बिल्कुल, और हर इंसान की ख्वाहिश होती है हाँ कि मुझे अपना बिजनेस कर लेना चाहिए। तो उन्होंने बड़ी कसमस करके अपने सेविंग से कुछ मतलब अपने दोस्तों वगैरह की सपोर्ट लेकर 2 पावर मशीन्स लगाई थी। तकरीबन वो उस वक्त जब बहुत छोटे थे हम, तब की बात बता रही हूँ, 2 लाख की एक पावर मशीन थी वो। सही। तो टोटल 4 लाख लग गए। उस दौर में तो यूँ समझ लो कि आज के हिसाब से 15 लाख के बराबर, 15-20 लाख के झटके में आ गए। ठीक है, चलो खैर, उन्होंने कसमस करके लगा ली कि चलो मैं लगाऊं तो सही, उधार वगैरह भी लिया लोगों का। तो उनको कहा कि मैं माल बनाता रहूँगा। अच्छा, बनारसी कपड़े का काम होता था, तो उन्होंने कहा मैं जैसे जैसे आपका माल बना दिया करूँगा, तो आप उसमें से कट करते रहना पैसे जिनसे उधार लिए। तो वो एक तरीके से पार्टी, अच्छा आइडिया था। हाँ, तो उन्होंने बोला ठीक है चलें। अब पापा ने काम स्टार्ट करा, एक ईयर भी कंप्लीट, तकरीबन 1 मंथ हुआ होगा। 1 मंथ के बाद ना बिल आया। सही। तो जो कमर्शियल था उसके लिए अलग यानी कि पूरा उसका अलग वो लगाया, मीटर लगा। ठीक है, डोमेस्टिक पे नहीं, घरेलू अलग होता है, रेजिडेंशियल अलग होता है, कमर्शियल मीटर लगाया कि इस पर जो बिल आएगा मैं अलग से करूँगा। तो पहले ही मंथ में 2.5 से 3 लाख का बिल आ गया। उन्होंने 2 मशीनें देख ली, उन्होंने कहा होगा कि ये तो कारखाना। पापा ने उनको बोला कि अभी तो काम, जब वो आए ना, और पापा तो नहीं भर सकते थे, उन्होंने बोला मैं भर ही नहीं सकता, और आपने किस बेस पे भेज दिया, अभी तो काम स्टार्ट किया है मैंने, अभी पूरा मंथ कंप्लीट भी नहीं हुआ। मतलब मशीनें मुखबरी हो जाती है। मशीनें चली नहीं थी अभी। मशीनें चली थी, लेकिन तकरीबन मैं बता दूँगी 2-3 वीक्स हुए होंगे। बस होता ये है कि जहाँ पे पावर मशीन जिसके घर लगती है ना, तो अड़ोस पड़ोस वाले कॉल कर देते हैं। सही है। ठीक है, मुखबरी करते हैं, हाँ, बता देते हैं कि जी यहाँ पे लगी, ये तो बहुत अच्छी पार्टी हैं, आप देख लो। तो वो आकर जब जांच पड़ताल करने लगे, तो उन्होंने कहा कि आपने मीटर लगवाया? पापा ने कहा हाँ कमर्शियल मीटर लगवाया, आप चेक कर लें बाहर है। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, तो फिर ये मशीन कब से, आप तो सालों से काम कर रहे हैं। पापा ने बोला इसी मंथ तो मैंने मशीन लगाई है, सालों से कैसे काम कर रहा हूँ। तो ना उन्होंने सारे प्रूफ्स दिए पापा ने कि देखिए मैंने अभी लगाए हैं, और ये जो मैंने लगाई है ये भी किसी से पैसे लेकर लगाई है, अपने फ्रेंड वगैरह के, उनको भी लौटाने हैं। मैं खुद इतना बड़ा कोई बिजनेसमैन तो हूँ नहीं कि आपने 2.5-3 लाख का मुझे बिल दे दिया, मैं कैसे भरूँगा। पापा उनके सामने काफ़ी मिन्नतें करने लगे, तो उन्होंने बोला अब आपको भरना तो पड़ेगा। अब ऐसा कर सकते हैं कि हम इंस्टॉलमेंट कर देते। तो उस वक्त मुझे आज भी याद है, उस वक्त 10,000 की पता नहीं 15,000 पर मंथ की इंस्टॉलमेंट की उन्होंने। पापा ने बोला पहले महीने ही ये हालत हो गई, आगे मैं कैसे मैनेज करूँगा। पापा ने उसको बेचा, जो भी जिनके उधार थे वो दे दिए, और उसके बाद वो बिल, यकीन करें 3 लाख का बिल पत्नी कितने सालों में उतारा। बिल्कुल ऐसा ही है। एक शख्स जमा पूंजी इधर से उधर से करके बिजनेस करे, और उसके साथ अगर ये हो तो जितने कारोबार नहीं होंगे, जितने लोगों को हम तोड़ेंगे, जितने लोगों को हिम्मत करके जिन्होंने सोचा गया। अच्छा, उसके बाद पापा ने मेरे ख्याल में ज़िंदगी भर कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं कुछ अपना करूँ। अगर आप बिजनेस की बात कर लेना, कहते हैं अल्लाह तौबा या अल्लाह तौबा, नहीं बिजनेस नहीं करना मुझे, तो मुझे सब करवा
लगवा लो, मुझे ठेला लगवा दो, बिजनेस नहीं करना तो मुझे। ठेला भी एक बिजनेस है। नहीं तो वो वाला घर में कुछ करना या फिर कोई मशीन लगवाना या कोई सेटअप स्टार्ट। लेकिन हालांकि कहा देखा जाए तो बिजनेस ही इंसान के लिए सब कुछ है। सब और कुछ है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए ना, तो अगर इस तरीके से लोगों को तकलीफ दी जाएगी और गलत किया जाएगा लोगों के साथ, तो बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा जब वो चल जाता, मेरे ख्याल में 7-8 लोगों को मजीद रोजगार मिलता, कारीगर होते वहाँ खड़े होते, 2 से 4 होती, ठीक है 4 ना? से 8 होती, ठीक है ना, तो यकीनन कितने घर चलते उससे। तो इसी तरह रोज़गार मिलता है। फिर हम हुकूमत को कहते हैं हमें रोज़गार नहीं मिल रहा। हुकूमत रोज़गार देती नहीं है। हुकूमत क्या सबको रोज़गार दे दे, क्या करें? मतलब क्या कहे कि आप ये करते रहो रोज़गार है। हुकूमत हालात ऐसे पैदा करे कि लोगों को रोज़गार मिले। खैर बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया लगा मुझे ये मोदी जी की गवर्नमेंट का, PLI कमाल, बहुत आला। और आपको कैसा लगा हमारी गवर्नमेंट का आइडिया? तो वो तो मैं लाख का बिल भेज दो, बस हमारा काम हो गया। वो काम हो गया, किस्तें भरते रहो। आपने ये आपका कारोबार है कि आप, हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी और आ गई कि हमें 3 लाख उतारना, ये आपका कुछ भी करके, ये आपका, ताकि आपको मोटिवेशन मिले और आप मजीद मेहनत करें। वो हुकूमत क्या है कि अब्बू को बहुत मोटिवेशन मिला, आज तक मिला हुआ है। तो वो ये करीब 15 साल पहले की बात तो है, लेकिन अभी भी आज उनका 2.5-3 लाख का जो है ना मजबूत करने के इंसान। बहुत मजबूत। आप यकीन करें, आप उनको कन्विंस करते रहे, आप उनको घंटों कन्विंस करते हैं। मैं समझाऊंगा, बहुत सारे लोग, बहुत सारे फ्रेंड्स कर लो नहीं, आप मुझे नहीं करना। मैं उन्हें समझाऊंगा कि हुकूमत ने आपको मजबूत बनाने के लिए आप पे एक छोटा सा किया कि आप मुश्किल हालात में भी किस तरह से, तब तो झेल गए। आपको पता नहीं, मुझे मार के तो नहीं भगा देंगे जब मैं, यकीन करें, बस यकीन करें। हाँ। वो आपकी मुखबरी करते हैं कि ये वो चाको चौबन घूम रहा है, इसको पकड़ो, इसको भेजो मेरा। इसमें से गुर्दे फेफड़े निकलेंगे। उस वक्त के 3 लाख तो अभी के 10-12 लाख इसको भेज दो, 10-15 तो लाख। दोस्तों, तो मैं इनके अब्बू को समझाने वाला नहीं हुआ, मैं माफ़ी चाहता हूँ। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।